हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोल अवधारणा। पिछले वाले वीडियो में हमने सापेक्ष परमाणु भार और सापेक्ष परमाणु के भार के बाद में हमने निकाला ग्राम अणु भार भी पढ़ा था, उसके बाद में हमने ग्राम परमाणु भार भी पढ़ा, वो सब हमने पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है मोल अवधारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रसायन विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणा एक चैप्टर हमारा फर्स्ट, उसके अंदर ये जो मोल अवधारणा है सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी पदार्थ के कणों की या किसी भी पदार्थ के अमाउंट की या उसकी मात्रा की जब बात आती है तो मोल के बारे में जरूर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये मोल है क्या। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, मोल क्या है। मोल मोल को इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ एक शब्द आता है मोल। मोल को इंग्लिश में मोल लेकिन एक शब्द आता है, इसको हीप भी कहते हैं। हीप, HEAP, हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। ढेर का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनका ढेर, उनकी मात्रा। तो जो आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और अब केमिस्ट्री में भी होता है कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए पदार्थ की मात्रा की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट जो है वो क्या है? मोल है। किसी भी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करना है तो उसकी SI यूनिट क्या होती है? मोल। मोल। किसी भी पदार्थ की SI यूनिट क्या होती है? किसी पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट क्या होती है? मोल होती है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। मोल का क्या कहते हैं? हीप भी कहते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर। ढेर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बहुत सारा बड़ा सा ढेर, और जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इस मोल अवधारणा को हम और किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, समझते हैं कि मोल का मतलब हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी भी पदार्थ है। हमने क्या कहा कि कोई भी आप पदार्थ लोगे तो उस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण होंगे। अब वो कण कौन कौन से होते हैं? हमने कहा कण हमारे पास किसी भी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो कण कौन कौन से हो सकते हैं? कण आपके परमाणु हो सकते हैं, कण आपके अणु हो सकते हैं, और कण आपके क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर किसी भी पदार्थ के निश्चित अमाउंट के अंदर कितने पार्टिकल्स पड़े हैं, उन पार्टिकल्स को यदि आपको मापना है, मेजर करना है, तो आप मेजर किससे करोगे? आप मेजर करोगे मोल से। किसको डिनोट करोगे? मोल से लिखोगे। जैसे आपने पदार्थ की भार का निर्धारण कैसे कर रहे हो? पदार्थ की भार का निर्धारण आप किससे कर रहे हो? आप कर रहे हो केजी से, है ना? ऐसा यूनिट केजी है। आप किसी लंबाई का मापन करना चाह रहे हो तो किस में करते हो? मीटर में करना चाहोगे, है ना? तो इस तरह की जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ के अंदर कितने पार्टिकल्स है, जैसे ये हमारे पास चौक है, इस चौक के अंदर छोटे छोटे कितने कण हैं, उन कणों को यदि नापना है ना, तो उस कणों को किससे नापेंगे? मोल से, कि इसमें इतने मोल कण हैं, इसमें इस पदार्थ के अंदर इतने मोल पार्टिकल क्या प्रेजेंट है, इतने मोल हमारे पास में परमाणु है। उस पदार्थ जल के इतनी मात्रा में इतने मोल जल के अणु प्रेजेंट है। तो ये जो है पदार्थ की मात्रा के निर्धारण के लिए हमारे पास में मोल की अवधारणा हमारे पास में है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि एक मोल का क्या मतलब होता है, कि एक मोल में कितने कण होते हैं, ये कैसे समझेंगे हम। तो इसको समझने के लिए हम एक परिभाषा लिखेंगे कि मोल की परिभाषा क्या होती है, फिर हम मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मोल का क्या मतलब होता है, समझिए ध्यान से। किसी पदार्थ की, साथ साथ आप लिखते भी जाए, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की
कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण, अब कण को आप यहां पता क्या लिख सकते हो, कण में मैं लिख देता हूं यहां पर परमाणु, अणु, आयन। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? क्या क्या मतलब होता है इसका कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में उपस्थित, 12 ग्राम भार में परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसे या पदार्थ की उस मात्रा को क्या बोलेंगे? मोल कहते हैं। मोल कहते हैं, पदार्थ की उस मात्रा को मोल कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में परमाणु उपस्थित होते हैं, पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझाता हूं कि हमारे पास में कार्बन 12 का 12 ग्राम है, उस 12 ग्राम के अंदर कार्बन के कितने परमाणु पड़े हैं? कार्बन के जितने परमाणु होते हैं, है ना, कार्बन 12 ग्राम ले लो, उस 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु है? जितने परमाणु प्रेजेंट है वही हमारा क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का जो 12 ग्राम है ना, वो उसका एक मोल कहलाने लग जाएगा। अब हमें पता करना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु प्रेजेंट है, ये हमें पता करना है। तो देखिए कैसे पता करते हैं। देखो, आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से एक कार्बन परमाणु का वेट निकाला था, आपको पता होगा, और कितना आया था? 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मैंने आपसे बताया भी था कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से छोटे छोटे कणों का वेट निकाला जाता है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से एक कार्बन परमाणु, कार्बन 12 लिख सकते हैं अपन, कार्बन 12 परमाणु का वेट निकाला, वो कितना था? 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमें देखना है कि आप देख लो ध्यान से कि 12 ग्राम में इतने भार वाले कितने परमाणु हैं? एक परमाणु का वेट ये आ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंस 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 3 ग्राम बराबर क्या होता है पता है आपको? 1 कार्बन परमाणु। 1 कार्बन परमाणु, बिल्कुल बात सही है। इतना वेट होता है, उसका मतलब क्या होता है? 1 कार्बन परमाणु होता है। अब मैं कहूं 1 ग्राम की बात करना चाहूं, 1 ग्राम भार के बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आपको निकालना किसमें है? आपको निकालना है 12 ग्राम में, कि 12 ग्राम में कितने परमाणु प्रेजेंट है। 12 ग्राम में जितने परमाणु यदि हमें पता लग जाएगा तो वो परमाणु क्या होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। हमने परिभाषा में कहा है
कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में उपस्थित होते हैं। अब हम 12 ग्राम भार के अंदर कितने पार्टिकल्स पड़े हैं, उन पार्टिकल्स को हम निकाल देंगे। तो देखिए हम क्या कर दिया, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से हमें कार्बन 12 परमाणु का वेट आ गया 1.9926 × 10⁻23 ग्राम। और हम जानते हैं कि इतने ग्राम के बराबर एक कार्बन परमाणु होता है, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब 12 ग्राम में निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/1.9926 × 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाई 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू पता क्या आएगी, वो वैल्यू कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में यहां पर कार्बन के कितने परमाणु है, उनकी भार उनके नंबर्स आ जाएंगे, है ना। तो ये जो नंबर आएंगे ना, इतने की इतने नंबर यदि किसी और भी पदार्थ के अमाउंट में है तो वो भी 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास पता वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 6.022 into 10⁻23 परमाणु। तो एक बात आपसे पता लग गई कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के कितने परमाणु आए, 6.022 into 10⁻23। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ओके। और 12 में 1.99 को डिवाइड किया, आपको पता ही 1.9 का मतलब 2 ही होता है, और 2 को इससे डिवाइड करो तो 6 आना ही है, ठीक है। तो आपके पास कितना है कि भाई कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर इसके परमाणु कितने हैं, 6.022 into 10⁻23 परमाणु। कितने आगे, 23 परमाणु आगे। तो इतने जो कण हैं, अब ये परमाणु भी हो सकते हैं, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग हो सकते हैं। किसी में परमाणु होंगे, किसी में क्या होंगे, किसी में आयंस होंगे, किसी में अणु होंगे। अभी हम समझ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश और करता है। तो इसका मतलब इस परिभाषा को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, इस यहां पर जो हमारे पास ये आया नहीं, इससे हम एक और अलग तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 into 10⁻23 कण का मतलब क्या होगा, परमाणु, अणु या आयन। किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 into 10⁻23 कण, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। समझ मेरी बात, कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होंगे, इतने कण होंगे। क्यों ऐसे होंगे, क्योंकि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने कण होते हैं। और हमारी स्टैंडर्ड जो परिभाषा है मोल की, वो मोल की यही है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे ना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वो 1 मोल कहलाएगा। अब हमने कहा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं, ये कहें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर 1 मोल आप किसी भी पदार्थ का ले लो, उसके अंदर कण जो होंगे वो इतने होंगे। अब ये कण किसी में परमाणु के रूप में होंगे, किसी के अंदर अणु के रूप में होंगे, किसी के अंदर आयंस के रूप में होंगे। फिर आपको पता है ये जो है, इस नंबर्स को एक नाम दे दिया गया, इस संख्या को एक नाम दिया गया। और इस संख्या को पता क्या नाम दिया, अवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं इसको, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या को हम किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। अवोगाद्रो संख्या को हम किससे लिखते हैं, Na से। N और इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब ये क्या कर सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में
किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। क्या मैं बोलूंगा, किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ ले लो, उसके एक मोल में कणों की संख्या जो होती है, इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख लो, दोबारा एक बार आप और लिख लो अच्छे से, कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या Na के बराबर हो, Na के बराबर हो, Na के क्या हो? बराबर हो। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या n, मतलब अवोगाद्रो संख्या, ये वाला अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो तो पदार्थ की वह मात्रा, मोल कहलाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या Na के बराबर हो, जिसमें कणों की संख्या, कण मैंने बता दिया क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, कोई भी पदार्थ ले लो, उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? Na होगी, है ना? तो क्या कहलाएगी हमारे पास में, जिसमें कणों की संख्या किसके बराबर हो? Na के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगी? पदार्थ की वो जो मात्रा है, वो मात्रा क्या कहलाएगी हमारे पास में? एक मोल कहलाएगी। बात आ रही है समझ में आपको? और भी कई तरीके हैं जिससे आप मोल को परिभाषित कर सकते हैं। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड परिभाषा थी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं? वो एक मोल के बराबर होते हैं। जब हमने इस कणों का निर्धारण किया तो वो कणों की संख्या हमारे पास किसके बराबर आई? 6.022 इंटू 10⁻23 कण या 3 परमाणु कार्बन 12 के 12 ग्राम में। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने हैं कण, इतने हैं परमाणु, और यही परमाणु किसके बराबर है? एक मोल के। किसी भी पदार्थ के अमाउंट के अंदर यदि इतने कण हैं तो वो एक मोल कहलाएगा। अपने दिमाग में सेटअप कर लो ये, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे हायर एजुकेशन में भी जाते हो तो ये चीजें स्टूडेंट को बहुत फिर क्या धीरे धीरे भूल जाते हैं। यहाँ से उनकी वीकनेस यहाँ से शुरू हो जाती है, फिर वो ये जो वीकनेस है ये धीरे धीरे आगे तक जाती है और हमें बाद में जाकर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या ही एक मोल के बराबर होती है, और वो होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और अवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो किसके बराबर है? हमने निकाल दिया 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, बात समझ में आ गई? अब सुनिए ध्यान से, एक और तरीका है, एक और है, दूसरी परिभाषा है। सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट परिभाषा थी। सेकंड नंबर, सेकंड वे से आप कैसे लिखोगे? आपको पता है, हमने कहा एक मोल, हमने क्या कहा? 1 मोल। क्या कहा हमने? 1 मोल। 1 मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? Na। 1 मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? Na पार्टिकल्स। ये हमने निकाल दिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट डेफिनेशन से हमने ये निकाला कि 1 मोल बराबर Na पार्टिकल्स किसी पदार्थ के अंदर। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर देखो कि 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल किसी भी पदार्थ का ग्राम
किसी भी पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुक, किसी भी पदार्थ का ग्राम परमाणु या ग्राम अणुक द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, उसका ग्राम परमाणु भार, वो ग्राम अणुक द्रव्यमान 1 मोल कहलाता है। उस पदार्थ का मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। किसी भी पदार्थ का आपने क्या लिया? ग्राम परमाणु भार ले लो या ग्राम अणुक द्रव्यमान ले लो। कल पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा भी है कि ग्राम परमाणु भार क्या होता है और ग्राम अणुक भार क्या होता है ना? ग्राम परमाणु भार या मास का पता मतलब क्या होता है? किसी के भी परमाणु भार को ले लो और उसको एमयू में नहीं दर्शाकर किस में दर्शा दिया आपने? ग्राम में दर्शा दे तो वो ग्राम कहलाएगा। और ग्राम अणुक द्रव्यमान क्या होता है आपको पता है? किसी भी आप अणु का आपने अणुभार ले लिया और उस अणुभार को एमयू में नहीं दर्शाकर आपने ग्राम में दर्शा लिया तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम अणुक द्रव्यमान कहलाएगा। तो आप जो भी पदार्थ ले रहे हो उस पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुक द्रव्यमान होता है, वो उस पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, यही लिख देता हूं या फिर यहां लिख देता हूं। चलो, हमने कहा हमारे पास H2O है। H2O का ग्राम, H2O का एक अणु है, H2O का ग्राम अणुक द्रव्यमान कितना होता है पता है? इसका 16 और इसका कितना होगा? 2, 18 ग्राम। ये 18 ग्राम है ना, ये 1 मोल के बराबर है। समझ रहे हो? ग्राम अणुक द्रव्यमान का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब हमें पता है Na अणु, क्योंकि ये तो अणु है ना, या का अणु है, तो आप उसमें 18 ग्राम में H2O के कितने अणु होंगे? Na अणु होंगे। बात आई समझ में? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH4 का ग्राम अणुक द्रव्यमान आप निकालो, कितना होता है बताओ? 12 और 4 16 ग्राम। 16 ग्राम का मतलब ग्राम अणुक द्रव्यमान ही उसका 1 मोल कहलाता, मतलब ये 1 मोल हो गया। 1 मोल हो गया मतलब उसमें भी कण कितने हैं? मैं H2 की बात कर रहा हूं। H2 का मतलब होता है 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल, मतलब उसका जो ग्राम अणुक द्रव्यमान है वही 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल में हमें हमेशा कण क्या रहने? सेम रहने, H2 अणु। 2 ग्राम के अंदर H2 अणु कितने होंगे? Na अणु होंगे। अब परमाणु को लेकर बात कर लो, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन केवल एक ऐसे लिखा मैंने, मतलब कितना हुआ? 32 ग्राम। 32 ग्राम ये इसका क्या है? ये अणु है, तो अणु का मतलब ये 32 ग्राम क्या है इसका? 32 क्या है? ये इस अणु का ग्राम अणु, क्योंकि इसमें हमने ग्राम में व्यक्त कर लिया। तो ये किसके बराबर है? 1 मोल। और 1 मोल में कण कितने हैं? Na कण, या Na अणु लिखो गया क्योंकि कण अणु है इसमें। अब मैंने केवल ऑक्सीजन लिखा है, ये तो आणविक अवस्था में था, अब मैं परमाणुक अवस्था में लिखा है, तो इसका मतलब 16 ग्राम। अभी इसका ग्राम अणुक द्रव्यमान नहीं है, ये इसका कौन सा है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करोगे तो इसका आप लिखोगे ये भी किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। और ये किसके इक्वल होगा? ये आपका Na परमाणु हो गया। हाइड्रोजन में लिखूंगा केवल ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा मैंने, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम का मतलब हुआ ये इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। ओके, और इसमें कण कितने होंगे? Na परमाणु होंगे। एक बार ध्यान से इसको देखो जरा, ध्यान से, कि किसी भी पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु द्रव्यमान
उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। देखो ध्यान से, आपके पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं। जब पदार्थ आपके अलग अलग होंगे तो उनके ग्राम परमाणु या ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन 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 उनके अंदर जो कण हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, बराबर रहने, ऑलवेज सेम रहने। आप देख रहे हो ध्यान से कि आपके पदार्थ अलग अलग हैं, पदार्थ अलग अलग तो उनके ग्राम अणु क्या ग्राम परमाणु जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। जब ग्राम परमाणु क्या ग्राम अणु द्रव्यमान है वो भले अलग अलग हो, लेकिन ग्राम अणु क्या ग्राम परमाणु जो द्रव्यमान है उसको हमने किसके बराबर माना, एक मोल के बराबर माना है। और एक मोल का मतलब ही क्या होता है, उसमें कणों की संख्या कितनी हुई, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। उसके अंदर कणों की संख्या क्या हुई, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हुई। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपने अलग अलग पदार्थ लिए, अलग अलग पदार्थों के एक एक मोल लिए, अलग अलग पदार्थों के एक एक मोल लेने पर उनका भार तो अलग अलग आएगा। अलग अलग पदार्थों के एक एक मोल लेने पर उनका जो भार है वो अलग अलग आएगा, लेकिन उनमें कणों की संख्या है वो कणों की संख्या ऑलवेज सेम आएगी। कितनी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। कितनी आएगी, अवोगाद्रो संख्या के ऑलवेज बराबर आएगी। किसके बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आएगी। ओके, और अवोगाद्रो संख्या का मतलब 6.022, कहीं पर 23 भी लिखा होता है। 6 क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब ये जो कण है वो क्या होंगे, आपके परमाणु हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, या आपके अणु हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपको पदार्थ आप ले रहे हो किस अवस्था में। यदि आणविक अवस्था में तो उसमें कण अणु होंगे। यदि परमाणु अवस्था में, जैसे मैंने कहा देखो परमाणु अवस्था में तो उसमें कण परमाणु होंगे। ये भी परमाणु अवस्था में पढ़ा तो कण परमाणु थे। अब ये परमाणु है तो इसका आपको ऐसा नहीं है कि आपने ये O2 लिया तो यहाँ 16 लेना, नहीं, क्योंकि आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में तो ग्राम अणु द्रव्यमान लेना पड़ेगा आपको। ये परमाणु है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान आपको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी पहली परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण प्रेजेंट है जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में, और 12 ग्राम में हमने निकाला तो वो कण कितना है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। दूसरी परिभाषा यह है कि किसी भी पदार्थ का आप क्या लोगे, ग्राम अणु या ग्राम परमाणु जो द्रव्यमान लोगे, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु द्रव्यमान लोगे, वो किसके इक्वल होगा, एक मोल के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपको वेट नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां, ये वेट नजर आ रहा है आपको, ये वेट सब का सब एक मोल का है। क्या है, एक मोल का आपका द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान या क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जल के अणु का मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम। मेथेन का मोलर द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम। H2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम। H2 का 2 ग्राम है, लेकिन H का मोलर द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम है। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम। किसी भी पदार्थ का अणुभार या ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यही क्या कहलाता है, हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। बिकॉज ऑफ ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रही है, ये अमाउंट ही क्या है, 1 मोल है। और 1 मोल के भार को हम क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारी इसकी परिभाषा होती है, बाकी वाली जो परिभाषा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।